नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा, लेकिन बगल में आप किसी और को देख रहे हैं मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हुए। ये है द भारत मित्र की दमदार, तेज तर्रार एंकर, रिपोर्टर और ना जाने क्या क्या आरती सिंह आज हमारे साथ है, स्क्रीन शेयर करेंगी और निशा घाटशिला उपचुनाव पर बात करेंगे। और कल जो हुआ जयराम महतो के काफिले के बाद शाम जो हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे। घाटशिला उपचुनाव है। आरती, सबसे पहले तो स्वागत है एचएनएन में। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ऐसा नहीं है कि स्क्रीन शेयर करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। जब पत्रकार होते हैं वो किसी सीमा और किसी बंधन से परे होते हैं, वो ब्रांड और नाम ये सब चलता रहता है, लेकिन जो बिरादरी है ये इन सब चीजों से कहीं परे होते हैं बस। तो ये बहुत, देखिए घाटशिला चुनाव अभी जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, तो उस पर चर्चा आप किसी के साथ भी बैठकर करिए। झारखंड की राजनीति में अभी सिर्फ वही टॉपिक चल रहा है। 2 दिन हम लोग भी थे, आपकी भी टीम वहां थी, हमारी भी टीम थी। जनता का जो मिली जुली जो प्रतिक्रिया आ रही है वो हमने जाना, लेकिन कल आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आपके जो संपादक कहिए, मुखिया कहिए द भारत मित्र को भाई जयराम ने मालार्पण भी किया है। हाँ। तो आप लोगों ने उसको काफी दिखाया भी अपने चैनल पर। हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात, मतलब जो पॉजिटिव चीज हमारे लिए निकल कर आती है ये प्यार है, और ये प्यार दिखता रहता है ऐसे ही गाहे बगाए। तो कल भी वो प्यार दिखा। तो आपने जो भीड़ देखी जयराम महतो के काफिले में, इतना आप लोगों ने, मैंने तो पर्सनली मैं बोलूं तो मैं जेएमएम के टाइम पे भी नामांकन के साइड में थी, बीजेपी का भी देखा, इतना हुजूम नहीं देखा, इतना गाड़ियों का काफिला नहीं देखा, लोगों में उत्साह उतना नहीं देखा। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जेएमएम को लेकर, खासतौर पे बीजेपी वाले थोड़ा बहुत नारा लगा रहे थे, जेएमएम वाले तो चुपचाप आए, नामांकन किया, मुख्यमंत्री ने कुछ पत्रकारों को संबोधित किया, उसके बाद निकल लिए। जयराम का जो हुआ वो अलग था, क्या कहेंगे, किस नजरिए से देखती हैं? देखिए जयराम महतो जो है उनका ऑरा अलग है। आप देखिए पूरे 81 विधायकों में, अभी तो 80 हैं, लेकिन 81 विधायकों में जयराम महतो एक अकेले ऐसे विधायक हैं जिनके लिए भीड़ बुलानी नहीं पड़ती है। ये बात मानना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उन्हें पसंद करें ना पसंद करें सब चलता है, लेकिन आप उन्हें दरकिनार नहीं कर सकते। यू कांट इग्नोर हिम, ये बड़ी चीज है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इनको स्पेशल बनाती हैं, और स्पेशलिटी ये है इनकी कि ये कहीं भी चले जाएं। और आप देखिए कि उनको देखने के लिए, सुनने के लिए भीड़ जुटती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद झारखंड को, मुझे लगता है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे ये लगता है कि कोई ऐसा लीडर मिला है झारखंड को जो खासकर झारखंड के युवाओं की बात करता है। अब तक जो भी राजनीति होती आई है, आप देखिए 25 साल हो गए झारखंड को बने हुए, लेकिन झारखंड के युवा ऐसे मानो कि अभी भी इस आस में, इस उम्मीद में नजरें टिकाए बैठे कि कोई तो होगा जो युवाओं की बात करेगा, यंगस्टर्स की बात करेगा। आप किसी नेता में अभी बताइए, पिछले 25 सालों में कितने नेताओं ने, कितनी पार्टियों ने झारखंड के लिए रोजगार की बात की हो, झारखंड के युवाओं को नौकरी देने की बात की हो? ये सारे मुद्दे छुपे हुए थे, पर्दे के पीछे थे। जयराम महतो जब आए तो उन्होंने वो नब्ज टटोली ना, वो उस नस को टटोला उन्होंने जो दुखती रग है झारखंड की। और ये दुखती रग है युवा जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, युवा जो पलायन का दंश झेल रहे हैं, युवा जो कंपनियों में यहाँ काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आश्रितों को कुछ मिलता नहीं है। तो ये सारी लड़ाइयां, ये सारी जो आवाज थी, जो जिन्हें एक कोई मिल नहीं रहा था कि वो आवाज कहां से उठाई जाएगी, तो ये मंच और ये आवाज बने जयराम महतो। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो भीड़ वोट में भी तब्दील हो पाएगी कि नहीं घाटशिला में, लेकिन भीड़ की वजह ये है, पूरा झारखंड, आप कहीं भी चले जाइए, जयराम को देखने और सुनने वालों की भीड़ रहती है। और घाटशिला तो आप जैसा कह रही है कि हॉटकेक ऐसे भी बना हुआ है। बोकारो वाला हमने वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा था मार दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, जरूरत पड़े तो ये। तो आपने कितने नेताओं में ऐसे, कितने नेताओं के ऐसे भाषण सुने होंगे? जोश दिखता है। और ये वो बातें कहते हैं ना, जैसे हम और आप ऐसे आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं ना, तो वो चीजें नहीं हो, मतलब वो चीजें कोई भी उस प्लेटफॉर्म पर जाकर वैसे नहीं बोलता है। वो बहुत एक लाइन एंड बाउंड्रीज सेट होती है जहां पर नेता खड़े होते हैं और वो अपनी बातें कहते हैं। लेकिन जयराम महतो के साथ ऐसे वो बियॉन्ड बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, मुझे 1-2 नेता ही इस एरा में नजर आते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, अब जरूर थोड़ा कम हुआ है क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें हैं जो रेशियो कम करती हैं आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के। तो लेकिन आप अभी भी देखिए, नरेंद्र मोदी के चाहने वाले ऐसे हैं कि वो कहीं भी जाएं तो बाकी नेताओं के मुकाबले
हाँ, उनके लिए भीड़ होती है। इससे पहले आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जिनको देखने और सुनने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती थी। एकमात्र नेता है अटल बिहारी वाजपेयी को आपने बोला है, तो एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिनको पक्ष विपक्ष दोनों पसंद। बिल्कुल, ये इकलौते ऐसे नेता हैं, वो बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी थे भाई, कोई दल कोई वो सीमा से बंधे हुए थे ही नहीं। और ऐसी ही जो आप बोलेंगे ना मास लीडर, आप बिहार के लालू यादव को कह सकते हैं। लालू जी जब भी आते सभा में, अभी भी अगर वो भाषण दें तो आप देखिए कि उनके लिए भीड़, उनको बुलाने की जरूरत नहीं। तो मास लीडर आपको बहुत कम मिलेंगे। तो झारखंड में आप ऐसा एक भी चेहरा अब तक तो नहीं देख पाए होंगे जिनको भीड़ ना बुलाने की जरूरत हो। तो जयराम महतो का ये ऑरा है, उन्होंने वो क्रिएट किया है। अब वो राजनीति सदी करते हैं या नहीं करते हैं ये दूसरी चीज हो सकती है, लेकिन भीड़ जुटाने के लिए उन्हें मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। और चूंकि घाटशिला में ये चल रहा था कि भाई बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को दिया है, जेएमएम की तरफ से तो सोमेश सोरेन है, लेकिन क्या कोई तीसरी पार्टी आएगी, कोई ऐसा बड़ा चेहरा आएगा जो त्रिकोणीय मुकाबला कर देगा? तो जेएलकेएम पे सबकी नजरें टिकी हुई थी। तो फिर जैसे ही जयराम आते हैं, फिर एक आप सागा कह सकते हैं वो भीड़ का, वो देखने को मिलता है। तो ये भीड़ जयराम के लिए थी। लेकिन यही मैं फिर से कहूंगी कि जरूरी नहीं कि जो भीड़ आपकी सभाओं में हो, जो भीड़ आपके भाषण को सुनने पहुंचे, वो भीड़ ईवीएम का बटन भी दबाए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये भीड़ ईवीएम के बटन दबाते वक्त भी जयराम के ही पक्ष में रहेगी या नहीं रहेगी। आपकी टीम वहां पर अभी भी मौजूद है। जितने भी वीडियोस आए वहां से जो पब्लिकली जो ओपिनियन आप लोगों ने लिया है, क्या लगता है जयराम की तरफ लोग हैं या फिर सोमेश सोरेन से खफा हैं, बीजेपी को मौका देना चाहते हैं, क्या? नहीं देखिए, इससे पहले थोड़ी देर पहले जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो भी मेरे साथ थे, यहाँ मेरे दफ्तर में आए थे, उनसे भी बातचीत चल रही थी। देखिए ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि आप चाहें या ना चाहें, सबसे अच्छी चीज इसमें ये होगी कि वो हारते हैं या जीतते हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो वोट कितना कलेक्ट कर पाते हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि आपको भी ये पता है कि घाटशिला का अगर वहां का चुनावी समीकरण और जातीय समीकरण और जो वोटिंग का आप देखेंगे कि वहां भी डिवाइडेड है। संताली वोट है, जो एसटी वोट है, वो बहुत इंटैक्ट है निशा, और उसमें सेंध लगाना वो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि वहां ऑलरेडी दो बड़े चेहरे हैं। मैं बाबूलाल सोरेन को काउंट नहीं करती, मैं वहां चंपाई सोरेन को काउंट करती हूँ। हाँ, क्योंकि ये चंपाई सोरेन के लिए लिटमस टेस्ट है। ये बाबूलाल सोरेन के लिए कुछ भी पाना कुछ भी खोने जैसी स्थिति नहीं है, ये खोना पाना सिर्फ और सिर्फ चंपाई सोरेन के लिए होगा। तो दूसरी तरफ आप देखिए सोमेश सोरेन है, तो सोमेश सोरेन के लिए प्लस पॉइंट ये है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुकाबला बहुत एक तरफा होगा, लेकिन फिर भी सोमेश सोरेन के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। एक तो वहां से वो मंत्री हैं थे उनके पिताजी, दूसरी चीज ये कि जेएमएम का जो वोट है ना वो बहुत इंटैक्ट रहता है, वो कोर वोटर हैं उनके, वो चाहे कुछ भी हो जाए। और वहां पर जो जेएमएम के वोटर, आप पूरे झारखंड में घूमेंगी, जब आप निकलेंगी ना अलग अलग जगहों पर, तो जेएमएम के जो वोटर हैं वो चेहरा नहीं देखते, उनको बस तीर और धनुष दिखता है। वो तीर और धनुष जहां दिखेगा वो वोट वहीं करेंगे, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए आज भी है कि तीर और धनुष मतलब दिशोम गुरु, तो दिशोम गुरु वो उनके लिए आराध्य हैं, उनके लिए सब कुछ हैं। वो तीर धनुष ही उनका अस्तित्व है, जो जेएमएम के इंटैक्ट वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, तो ये तो उनका अपना है ही। लेकिन अब रामदास सोरेन चूंकि उनका निधन हो चुका है, तो ये उपचुनाव हो रहा है, तो ये सिंपैथी वोट भी सोमेश सोरेन के पक्ष में जाएगा, तो ये उनके पास प्लस पॉइंट है। बाबूलाल सोरेन का आपको बता ही दिया, लेकिन जेएलकेएम जब आता है तब आप सोचिए, जो पिछली बार 8,500 का वोटिंग रहा, 92 ऐसा कुछ, 8,000 मान के चलिए उनको वोट मिले। देवेंद्र महतो कह रहे थे कि भाई ये 8,000 नहीं, अब हमारा जो है 80,000 के आसपास होगा। तो खैर देखिए, बात में और जो आंकड़े जब आते हैं उसमें बहुत फर्क होता है, तो ये इतना आसान नहीं होगा। अब इसलिए भी आसान नहीं होगा कि जेएलकेएम अगर आता है तो फिर जो उनके इंटैक्ट वोटर्स हैं वो तो हटेंगे नहीं। तो अगर जेएलकेएम के पक्ष में आएंगे, तो अभी रेल टेका हुआ, तो रेल टेका में जो कुर्मी कल तक जेएमएम के साथ थे, अब जब जयराम ने खुल के कहा है कि भाई वो अपने समाज के लिए लड़ेंगे, तो वो कुर्मी वोट थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं खिसकेंगे, खिसकेंगे। एक वहां पे होगा। दूसरा,
जब ये कहा जा रहा है कि घाटशिला का बेटा चुनाव लड़ रहा है, जेएलकेएम इस बात को प्रमोट कर रहा है कि घाटशिला का बेटा, दोनों जो है उनको बता रहे हैं कि इम्पोर्टेड है, घाटशिला के नहीं है, वो एक सरायकेला से हैं और दूसरे, मतलब उनका ये कहना है कि कोई विधायक अगर बाबूलाल सोरेन या सोमेश सोरेन बनते हैं तो घाटशिला की जनता को बात करने के लिए घाटशिला से निकलकर जाना होगा विधायक जी से मिलने। तो इसलिए जो रामदास मुर्मू जो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, वो घाटशिला का बेटा उन्हें कहकर वो प्रमोट किया जा रहा है कि आप अपने विधायक को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में मिल सकते हैं, आपको घाटशिला से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आप जमशेदपुर जाएंगे ना आप सरायकेला जाएंगे, आप घाटशिला में। रामदास मुर्मू को लोग देख रहे हैं या फिर रामदास मुर्मू के पीछे जो जयराम खड़े हैं उनको लोग देख रहे हैं? जैसे हम लोग सेंट्रल की बात करें तो लोग भाजपा को बाद में देखते हैं, पहले मोदी को देखते हैं। बैनर्स में भी बड़े बड़े होर्डिंग्स में मोदी को ही देखा जाता है। तो जैसे कहते हैं ना, वन मैन आर्मी, तो सिर्फ जयराम को देखकर जेएलकेएम को वोट दिया जाएगा या रामदास मुर्मू को दिया जाएगा, या रामदास मुर्मू ने वैसा उतने दिनों में काम किया है कि जेएलकेएम को लोग चुने? नहीं, आप खुद आपने वहां पे ग्राउंड रियलिटी देखा है। देखिए, एक ऑप्शन भले हो सकता है, जो बातें कही जा रही हैं कि घाटशिला की जनता के लिए पहले कोई विकल्प ही नहीं थे, मतलब बीजेपी ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, और लेकिन सबसे ज्यादा जेएमएम को वहां पर समर्थन मिला है। तो ये कहना कि कोई विकल्प नहीं था, ये गलत है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि जब सिस्टम आपके साथ हो, मुख्यमंत्री खुद मतलब अभी सत्ता में जेएमएम ही है, तो ये चीजें उनके पक्ष में तो हैं। लेकिन बात आती है जहां वन मैन शो की जयराम ही दिखेंगे क्या, तो जयराम वाकई जयराम को ही वोट मिलेगा। सोमेश मुर्मू के पक्ष में मुझे लगता है कि जो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते होंगे वो उनके लिए वो बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड अगर वोट पड़ते हैं तो फिर वो जयराम के नाम पर ही वोट पड़ेगा, क्योंकि लोग उस वक्त रामदास मुर्मू को नहीं देखेंगे, लोग उस वक्त कैंची सिंबल को देखेंगे और जयराम महतो को देखेंगे। तो जयराम इफेक्ट तो है, जयराम वन मैन शो है, इसमें कोई इफ बट तो है ही नहीं। तो जयराम महतो है, जयराम ही अगर वहां पर चलेगा तो चलेगा, सोमेश के पक्ष में, ये रामदास मुर्मू के पक्ष में नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि रामदास मुर्मू को जो पिछला उनका रिकॉर्ड देखें तो अगर उसके बाद अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है तो फिर वो मुश्किल होगा उनके लिए कि तीसरी पार्टी वाकई दोनों के लिए मुसीबत बनेगी या नहीं बनेगी। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जेएलकेएम शायद ना आए, क्योंकि जेएमएम का गढ़ है, एसटी वोटर्स हैं, तो शायद ना आए। और कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि जयराम रेल टेका के बाद शांत हो गए हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं झारखंड का बेटा का मेरा छवि था, मेरा वही छवि बना रहना चाहिए। सिर्फ कुर्मी फैक्टर्स को दिखा के हम नहीं, एक सॉफ्ट कॉर्नर जो था वो धीरे धीरे एक कुर्मी तक आके सीमित हो गया है। तो सिर्फ वोट कटुआ बन के ना रह जाए जेएलकेएम। देखिए, बहुत सही कहा आपने निशा। एक्चुअली हमने इस पर एक वीडियो भी डाला है। मुझे ये लगता है कि जयराम में तो शायद उनको लग रहा होगा कि रेल टेका के बाद अचानक से घाटशिला उपचुनाव होना, और उसके बाद उन्होंने कुर्मियों को लेकर कुछ भी कहना और ये सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन कल का भाषण आपने सुना होगा, कल वो उस वक्त वो भी आया जब वो ये बताते नजर आए हैं कि कुर्मी और आदिवासी भाई भाई हैं। उस उदाहरण के तौर पर उन्होंने देवेंद्र महतो को बताया कि जब नगड़ी में रिम्स 2 जो प्रस्तावित है वहां पर जब आदिवासी आंदोलन कर रहे थे तो उस वक्त हमने नहीं सोचा कि हम कुर्मी हैं, उस वक्त कुर्मी नेता देवेंद्र महतो ही उन आदिवासियों के साथ खड़े थे, इसलिए हम ये नहीं सोचते कि कौन सा कुर्मी का मसला है कौन सा आदिवासी का मसला है। हम बस ये देखते हैं कि झारखंड के लिए क्या है, झारखंड के हक की बातें क्या है। वो खुद को इस तरह से पोर्ट्रेट करने में जरूर उन्होंने कोशिश की कि देखिए वो कोई ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड एडिशन हो गए हैं, यानी कि सिर्फ कुर्मियों के लिए है। वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस चाहते हैं झारखंड में, और इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि ये इन्हें सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहना है। मकसद क्या है जेएलकेएम का? सत्ता तक पहुंचना। तो सत्ता तक पहुंचने के लिए सिर्फ अगर आप कुर्मी नेता है तो आप सत्ता पे कभी काबिज नहीं हो सकते, आपको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस तो चाहिए होगा। तो आपको अगर इस फ्रेम से निकलना है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप इस फ्रेम से क्यों निकल रहे हैं और कैसे निकल रहे हैं। तो जो आपने पिछला किया है उसे आप कैसे साइड करेंगे, उस फ्रेम को आप तोड़ेंगे कैसे? इसको लिपापोती करना बोला जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इससे तो कुर्मी भी नाराज होंगे कि भैया पहले तुम आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ साथ बढ़े, अब तुम बीच मझधार में जाके बोल रहे कि हम दोनों भाई हैं, तब हम लोग तो ना इधर के रहे धोबी। तो कुर्मी लोग ऑफेंड नहीं होंगे उनके इस कदम से? नहीं, वही मैंने कहा कि देखिए जब ये इस फ्रेम से निकलने की कोशिश करेंगे ना तो उन्हें ये कोशिश करनी होगी कि फ्रेम टूटे भी ना
और वो उस फ्रेम से बाहर भी आ जाए। कहते हैं ना कि ऐसा डंडा चलाओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही फॉर्मूला अभी जयराम महतो को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये घाटशिला तक हम मान के चलते हैं। घाटशिला के निर्णय के बाद पता चलेगा कि वो कुर्मियों के साथ जा रहे हैं या दोनों के साथ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब वापस वो उस ट्रैक पर लौटेंगे, जो मेरी समझ जहां तक बताती है, क्योंकि सिर्फ कुर्मी नेता बनने तो जयराम महतो पॉलिटिक्स में आए नहीं है। और अगर वो वापस उस ट्रैक पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक सुसाइडल स्टेप होगा उनके पॉलिटिकल करियर के लिए। हालांकि वो राजनीति में नए हैं तो थोड़ा बहुत इमेच्योरिटी अभी दिखती है, और इमेच्योरिटी की वजह से ही ये सब जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। और कहीं ऐसा ना हो कि इस इमेच्योरिटी का खामियाजा उन्हें घाटशिला में देखने को मिले कि पिछले बार तो 8,000 भी आए, इस बार शायद उससे कम पे भी ना सिमट जाए। लेकिन ये अलग बात है, पब्लिक कब क्या किसको कहां बिठाती है ये तो पब्लिक ही जाने। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि वापस वो उस ट्रैक पर लौटेंगे निशा, क्योंकि उन्हें स्वीकार्यता चाहिए पूरे झारखंड के लिए। सिर्फ वो कुर्मी नेता बनने राजनीति में नहीं आए हैं। जरा आप झारखंड से हैं, बेसिकली आप यहीं की बासिंदा बोलिए, रहने वाली बोलिए, तो घाटशिला से आप वाकिफ होंगी। सबसे ज्यादा जरूरत वहाँ क्या है? रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त, शिक्षा, क्या? देखिए, आप घाटशिला को क्लासिफाइड नहीं कर सकती हैं और ना ही उसे प्रायोरिटी बेसिस पे मतलब वहां के मुद्दों को प्रायोरिटी बेसिस पे रख सकती है, क्योंकि यहाँ वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी है। तो मुद्दे तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा है घाटशिला वालों को वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिलाना। आप सोचिए कि वहां पे सबसे बड़ा जो है, अगर आप घाटशिला चली जाएंगी तो आपको ऐसे कई जो आप वहां जो रेडिएशंस का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव बोलेंगे, जो खतरा है, अभी भी इतने वहां पर जादूगोड़ा के सिर्फ जादूगोड़ा नहीं, जादूगोड़ा में ही ये खनन होता है, लेकिन उसके आसपास के जो इलाके हैं, आप जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि स्थिति कितनी भयावह है। आपकी जिंदगी सही सलामत रहेगी तब आप रोजगार की बात करेंगी, तब आप शिक्षा की बात करेंगी, तब आप स्वास्थ्य की बात करेंगी। जब जिंदगी ही नहीं तो फिर ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस काम का है? तो ना तो आपके यहाँ शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही वाटर सप्लाई का सिस्टम है। और लोग अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, कैंसर से लोग मर रहे हैं। वहां पर पानी, वहां का आप देखिए लाल पानी है, जो लोग वो पीने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये आप कैसे चूज करेंगे कि प्रायोरिटी लिस्ट जो तैयार होगी उसमें किसे रखा जाए? तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, वहां पर राजनीति होती रही है लेकिन किसी ने भी मुद्दों पर राजनीति नहीं की है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि कौन पलायन पे बात करता है, क्योंकि रोजगार की व्यवस्था नहीं, कंपनियां हैं वहां पर लेकिन कंपनियों में लोगों को काम नहीं मिलता। अब जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोग करेंगे क्या? वो एक ऐसा इलाका है जहां पर आप खेती भी ज्यादा नहीं कर सकते, तो किसान भी वहां पे परेशान है। आपने ऐसा इलाका, वहां पे खनन वनन इतना ज्यादा हो रहा है कि रेडिएशन इतना ज्यादा है कि वो एक अलग समस्या है। तो आप लिस्ट कैसे तैयार करेंगे कि मुझे पहले क्या चाहिए? तो सबसे मुझे लगता है कि जब लिस्ट तैयार होगी कि सुविधाओं में क्या चाहिए, तो घाटशिला के लोग जरूर लिखेंगे कि सबसे पहले मुझे जिंदगी चाहिए, एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। आपको ये चीज दिख रही है, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रही है? जब वोट मांगने नेताजी लोग जाते हैं घर घर, अभी स्टार्ट हो गया कैंपेन करना, तो जनता को नहीं दिखता कि इतने सालों से जो हम लोग तिल तिल करके मर रहे हैं, वोट देने के बाद फिर 5 साल उसी नेताजी को हमको झेलना पड़ेगा। तो जनता क्यों नहीं उठती है? ये तो गुलाम के लिए जाना जा रहा है भाई। झारखंड हर जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विद्रोह चल रहा है, मुझे एसटी में शामिल करो, मुझे एसटी में शामिल नहीं करना, और ना जाने जेपीएससी को लेकर। और कितने सारे, मैं 3 महीने 4 महीने से यहाँ पर हूँ, उतने में मैंने कितने सारे यहाँ पे आंदोलन देख लिए। तो ये जनता अपना हक क्यों नहीं मांगती, क्यों नहीं बोलती कम से कम मुझे फ्रेश एयर लेने दो, सांस लेने दो, उसके बाद मैं रोटी कपड़ा मकान पे जाऊंगी, उसके बाद शिक्षा है, रोजगार है, जो भी है। क्यों नहीं जनता बोलती है? आपको दिख रहा है, उनको क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं दिखता है, ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकती। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में विकल्पहीन होते हैं, और राजनीति एक ऐसा सिस्टम है, और खासकर भारतीय राजनीति, यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको इस सिस्टम में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, आप अब तो नोटा भी आ गया कि आप वोट करना चाहें ना करना चाहें, आप ना भी कर सकते हैं। लेकिन आप ना भी करें तो भी क्या, जिनको वोट देना है वो तो देंगे ना। अब मान लीजिए, सिंपल सी बात है, जो जादूगोड़ा के आसपास के इलाके हैं, जादूगोड़ा है, वहां के लोगों को ये दिक्कत है, लेकिन जो मुसाबनी में बैठे हैं, प्रॉपर घाटशिला टाउन में बैठे हैं, उन्हें क्या मतलब है? अगर उनके घर
पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, पेट्रोल बाइक में भरा दिया जा रहा है, बाबू घूम लो, दिन भर घूम लिया, शाम में पूरी सब्जी कहीं पे बनी है बेटा खा लो। अब उसका तो चल रहा है भाई, दिन भर आप घूमे, रात में खाने को भी मिल गया, उसे क्या मतलब है कि उसे नौकरी मिले ना मिले। अब जिसे वाकई नौकरी चाहिए वो यहाँ, उसे पता है कि उसे नौकरी मिलेगी नहीं, वो तो बाहर चला गया, वो तो यहाँ है नहीं, तो उसे क्या मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बच गए जो लोग, वो लोग या तो पॉलिटिकल पार्टीज अफेक्टेड है, या तो वो हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बोलने से सिर्फ नहीं होता, आवाज उठाने के लिए एक ऐसा कहते हैं ना कि स्पीकर होना चाहिए, एक स्पीकर ऐसा होना चाहिए जो सबकी आंखें खोले, कान खोले, तो वो आवाज कोई ना कोई तो कभी उठाएगा। अगर हम बोल रहे हैं तो आप सोचिए वहां की पब्लिक कितनी, मतलब उनको कितना दर्द होता होगा इन सारी सुविधाओं को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर। और अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं तो जरूर है कि कोई मजबूरी रही होगी। हर साल, हर 5 साल में सत्ता में बैठे लोग आते हैं, विपक्ष में बैठे लोग आते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, झुंझुना दिखाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। सत्ता में जो काबिज होते हैं वो वायदों के साथ काबिज तो होते हैं, लेकिन वो वायदा पूरा नहीं होता, वो कागज कोरा ही रह जाता है। जिन कागज पर हस्ताक्षर होते हैं कि 5 सालों में हम ये बदल देंगे, बदलता कुछ नहीं, सिर्फ बदलती हैं सरकारें। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि सिर्फ बदलती हैं सरकारें, लोगों की किस्मत नहीं बदलती है। लेकिन एक मौका है घाटशिला की जनता के पास कि 11 तारीख को अपनी किस्मत अपने हाथ से आप लिख सकते हैं। जिसे भी वोट दे, वो हमारा परसेप्शन नहीं है कि आप किसे दे किसे ना दे, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपने भूत देखा है, वर्तमान देख रहे हैं, लेकिन भविष्य आपके हाथों में है। ये मेरे संग आरती सिंह जी थी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से 30 तर्रार तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ छूट गया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।